हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। जैसा कि अपना ग्रुप नंबर 13 को अपन पढ़ रहे हैं। ग्रुप नंबर 13 में जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोरॉन्स पे इसमें लेके बात करी है अपन ने। जो आज का टॉपिक है, जो कल के लेक्चर के आगे का है, तो वो लेक्चर का टॉपिक क्या है? बोराजीन। अब बोराजीन में क्या क्या चीज़ होती है? तो बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। इस इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या क्या चीज़ होती है, तो इसी सबसे पहले इसके प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। तो इसमें प्रिपरेशन जो रहता है, सबसे पहले डाइबोरेन के थ्रू बनाया जाता है, जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके B3N3H6, मतलब इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो लाइक बेंजीन के जैसा होता है, लेकिन बेंजीन के जैसा होता है ना कि बेंजीन होता है। मतलब ये है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन उसका जो क्लाउड होता है वो एरोमेटिसिटी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। इसके जब अपन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, बोरान ट्राइक्लोराइड के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं, रिफ्लेक्स क्लोरोबेंजीन के साथ अपन जब इसका रिफ्लेक्शंस कराते हैं, रिफ्लेक्स करवाते हैं 150 to 156 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करता है। और जब इस प्रोडक्ट को आप NaBH4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तब हमें जो है वो बोराजीन ऑब्टेन होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट है वो क्या है भाई। वो नेक्स्ट ये है कि इसकी अनअल्काइलेटेड, मतलब इसमें हाइड्रोजन हटा के यदि आप उस पर R ग्रुप मिलता है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनअल्काइलेटेड या बीटा एल्काइलेटेड बोराजीन बनता है। जब अपन BCl3 के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं तो रिफ्लेक्स क्लोरोबेंजीन, और इसका टेम्परेचर भी वही रहता है 150 to 156 से। तब अपने क्लोरीन 3BCl B3N3, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलता है। जब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं तो इसकी सोडियम बोरो के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं, तब अपने को जो कंपाउंड रहता है वो बोराजीन का अल्काइलेटेड फॉर्म मिलता है। ठीक है, B3N3H6 और R साथ में अपने को मिलता है, क्योंकि यही अल्काइलेटेड है। ठीक है, चाहे तो आप इसकी अभिक्रिया जो है दूसरे वे में आप लिथियम अल्काइल के साथ अपन रिएक्शंस करा के वापस प्रोडक्ट वापस बना सकते हैं। अपन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो रिएक्शंस के बाद जो इसकी रिएक्शंस होती है वो काफ़ी स्लोली होती है। ठीक है, अपन रिएक्शंस डाइबोरेन के साथ बोराजीन के साथ अपन जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस वेरी स्लो होता है, लेकिन बोराजीन इसमें हीटेड विथ H2 के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं तो अपने को अमोनिया प्राप्त होता है। बोराजीन जब अपन ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो अपने को इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। वन साइड जो रहता है वह यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। वो H2 मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से H2 जो रहता है वो एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देता है, मतलब कि जब आप HCl के साथ इसके रिएक्शंस कराते तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो रहता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देता है। यदि आप इसी में HCl को हटा के यदि अपन H2O या एथेनॉल या फिर इसी आयोडीन के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं, तो यहाँ पे इसका जो क्लोरीन ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये क्लोरीन ग्रुप क्लोरीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते जाता है, और जैसे यदि आप H2O लेते हैं तो आप OH के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। यदि आप इसके द्वारा ये रिएक्शंस कराते हैं तो CH3O सब्स्टिट्यूटेड होता है, और यदि आप ये लेते हैं तो इसमें क्लोरीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होकर प्रोडक्ट बनाता है। ओके, अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। याद रहे, बोराजीन की ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप इसकी बात करें, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बोराजीन जो है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है। इसकी प्रॉपर्टी जो रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी कोई डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो एरोमेटिसिटी दिखाते हैं, क्योंकि इसकी चारों साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई क्लाउड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और इसमें डीलोकलाइजेशन भी होता है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो इसकी बेसिसिटी देता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है, और जो बोरॉन होता है उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। ओके, डाइबोरेन का इसका जो कुछ स्ट्रक्चर है इस टाइप का होता है। ओके, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बोरॉन की बात कर रहे हैं अपन, है ना कि बोराजीन। यहाँ पे बोरॉन की बात कर रहे हैं, तो बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, और इस स्ट्रक्चर को इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ये इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। याद है, जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं इनमें इनकी बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है। क्या? इनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल पे फोकस किया जाता है। जैसे ये BH जो है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.19 होती है। आप इस पर एंगल्स की बात करते हैं तो वो 122 होता है। अब इस एंगल की बात करते हैं तो 97 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कितने बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो इस बॉन्ड्स के लिए यहाँ पे इसकी थ्योरी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम नॉर्मल बॉन्ड जो रहता है वो प्लेन ऑफ बनाना बॉन्ड पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
इसके एविडेंस की बात करते हैं कि भाई एनएमआर में अपने को उसकी कितनी पीक मिलती है। तो याद रहे जब एनएमआर इसको डिटेक्ट करता है, जब एनएमआर में डाइबोरेन को डिटेक्ट किया जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स की स्टडी की गई तो पाया ये गया कि इसमें टोटल 2 पीक्स मिलती है और सिग्नल 4 मिलते हैं। इस सिग्नल्स की बात करते हैं तो इसमें याद रहे अपने को 2 पीक्स मिलती है। कितने 2 पीक्स मिलती है। एक जो सिग्नल होता है उसमें 4 प्रोटॉन होते हैं और जो सेकंड सिग्नल होता है उसमें 2 प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर इसकी वेरीफाई जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं कि भाई इसमें जो है, इसमें एटम में जो रहता है वो प्लेन रहते हैं और इसमें परपेंडिकुलर रहते हैं और इसमें टोटल इसके जैसे कि बताया इसमें कि जो नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल बॉन्ड होता है वो दूसरे बॉन्ड पे परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं बोरैक्स। बोरैक्स का स्ट्रक्चर ये है। बोरैक्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बोरैक्स का स्ट्रक्चर जो है ये होता है, ठीक है, N2B4O7.H2O। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये इसका एक्सप्लेन स्ट्रक्चर है। यदि लेकिन आपने जब इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिस पे देखते हैं तो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है Na2 ब्रैकेट में B4O5 OH4 और .8H2O, ठीक है। ये अपने को इसका पता हुआ होना चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ओके, ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। इसकी जब रिएक्शन HCl के साथ आप रिएक्शंस कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है। अब इसके टेस्ट की बात करते हैं तो बोरैक्स ब्रिड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कलर के अकॉर्डिंग इसका सेपरेशंस किया जाता है, कलर के अकॉर्डिंग। याद रहे इस टेस्ट के लिए प्लैटिनम वायर का यूज़ किया जाता है। ये प्लैटिनम वायर का यूज़ किया जाता है। जब अपन इस बोरैक्स को अपन हाई टेम्परेचर देते हैं, लगभग कितना मिनिमम मैक्सिमम 140 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तो क्या है Na2B4O7 अपने को मिलता है। इसको जब अपन फ्यूजन करते हैं तो अपने को NaBO4 मिलता है और B2O3। ये B2O3 बड़ा काम का एलिमेंट होता है। B2O3 को कहा जाता है बोरिक एनहाइड्राइड। जब इस बोरिक एनहाइड्राइड को अपन मेटल ऑक्साइड किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन जो बनाता है वो मेटल मेटाबोरेट बनाता है। क्या बनाता है, मेटल मेटाबोरेट बनाता है ये। अब यही जो कंपाउंड होता है स्पेसिफिक कलर देते हैं। मतलब यदि आप इसके कोबाल्ट के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ब्लू कलर देता है। आप इस तरीके से इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आप दूसरा एलिमेंट यूज़ करते हैं, यदि आप इसकी जगह कॉपर यूज़ करते हैं तो वो ब्लू कलर देता है। इस प्रकार से इनके कलर का आप सेपरेशन कर सकते हैं। चलिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ बोरेन्स। बोरेन्स का इंटर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनमें एक ही कंपाउंड के द्वारा आप इंटर कन्वर्जन मतलब कि B4H10 जो है वो किससे किस में कन्वर्ट होता है। जैसे B4H10 है, B4H10 को आप 200 डिग्री सेल्सियस पे दे दें तो B5H9 मिलता है। सिमिलर B4H9 को अपन B4H10 को यदि आप रिएक्शन देते हैं तो क्या मिलेगा अपने को। जब B4H10 को अपन जो है कितने पे 60 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं तो क्या मिलता है अपने को, B5H11 देता है। इसी प्रकार की रिएक्शंस है। तो इसी प्रकार की रिएक्शन जो रहता है आगे बढ़ती जाती है और प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते जाता है। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन हैलाइड। याद रहे बोरॉन हैलाइड होता है, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस का जिसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उस मॉलिक्यूल की एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि पीरियडिसिटी के हिसाब से भी, पीरियडिक टेबल के हिसाब से भी अपन देखें तो जिसका साइज़ बड़ा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मतलब उसमें पॉजिटिविटी कैरेक्टर कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसीलिए बोरॉन के साथ इनके साथ जब अपन रिएक्शंस कराए अपन ने तो अपने को यहाँ पे Bi, Br, BCl और Bf की बात करते हो तो कंपैरिजन देखते हैं कि यहाँ अपन देखते हैं FCl, Br और आयोडीन। इनमें यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो सबसे लॉन्ग साइज जो रहता है वो आयोडीन का होता है। इसीलिए मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ इसी के कंपाउंड की, इसीलिए इसका जो सीक्वेंस होगा वो इस ऑर्डर में होगा। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन हैलाइड का जो सीक्वेंस होगा Bi3 का सबसे ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होंगे, फिर Br3, BCl3 और सबसे कम Bf3 की होगी। ओके, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं इनके पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि इसमें P5 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेट एग्जामिनेशन। नेट एग्जामिनेशन में STYX रूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो किसी भी डाइबोरेंट कंपाउंड को बना देते हैं और उस डाइबोरेंट कंपाउंड के लिए उसके STYX कोड क्या होगा उसको आइडेंटिफाई करना होता है।
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन। जैसे कि बोरॉन अपने को पता है, बोरॉन्स कौन होते हैं, बोरॉन प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें 2 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये डिपेंड करता है इनके बॉन्ड पे। यदि इसमें 2 सेंटर्स है, बोरॉन और हाइड्रोजन है, और इसमें बोरॉन और बोरॉन है, इसमें 3 सेंटर्स हैं। कौन कौन से हैं इसमें 3 सेंटर्स हैं? बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, और ये इसमें इस टाइप से होता है, मतलब कि ये बी और ये दोनों इस तरह से जॉइंट होकर एक नीचे आएगा और यहाँ पे ये बोरॉन के द्वारा अटैच होता है। तो इस तरीके का जो होता है उसे ये इसमें ट्रिपल होता है, मतलब कि 3 सेंटर्स होते हैं, बोरॉन के 3 सेंटर्स होते हैं, इसीलिए इसका पैक्ड बॉन्ड कहते हैं, और ये ब्रिज बॉन्ड होता है। ओके, जब अपन इसको STYX रूल के हिसाब से अपन जब इसको मेज़र करते हैं तो क्या होगा कि इसमें S जो होता है, S जो रहेगा वो BHB मतलब ब्रिजिंग बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो T होता है वो ये पैक्ड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो Y है वो BB बॉन्ड को डिनोट करता है, और जो X है वो BH2, और ये इस टाइप से याद रहे। यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन ये बाहर होने चाहिए। चलो अपन आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल अपने पास ये है B4H10। B4H10 की अपन बात करते हैं, तो ये B4H10 में अपन देखते हैं क्या है। B4H10 का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर इसका ऑफिशियली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब अपन इसे कोड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया STYX, इसमें बात करते हैं कि भाई इसमें BHB मतलब कि S मतलब क्या होता है, BHB कितने हैं, तो BHB देखते हैं, एक ये BHB, एक ये और एक ये, तो मतलब टोटल BHB कितने हैं, 4 हैं, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट में 4 रखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कि पैक्ड बॉन्ड कितने हैं। पैक्ड बॉन्ड से मतलब ये है कि इस टाइप वाला ये भी और ये दोनों जॉइंट होके इस टाइप से, ये वाला, इसमें स्ट्रक्चर एक भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि STYX के हिसाब से अब क्या हो जाएगा। BB बॉन्ड देखो, जो B एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे BB कंटिन्यू में जुड़ा हुआ है, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर में नहीं बनाया, लेकिन आप इसको डायरेक्टली जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक है ना, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप जोड़ दीजिएगा। आप कॉपी में यदि बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, क्योंकि B जो Y है वो Y BB की बॉन्ड को डिनोट करता है, मतलब 2 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, तो ये इस टाइप से होगा। तो इस पे आता है, तो ये वाला इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगा, और 2 जो रहेगा, एक ये BH2 है। ठीक है, जो लास्ट वाला होता है X क्या होता है, इस टाइप के BH2 बॉन्ड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक ये रहा, BH2 की बात करते हैं तो एक BH2 ये रहा, एक BH2 ये रहा, तो कितने BH2 ये। तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो टोटल है इसका स्ट्रक्चर है 4012, इसका STYX कोड है। याद रहे, एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा जाता है, खास तौर से नेट और गेट की एग्जामिनेशन में तो बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्केलेटन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्केलेटन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे इसकी बात करते हैं 2C2 इलेक्ट्रॉन जो है BH बॉन्ड, ये इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो जितने जो इसका आंसर आता है वो उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ले सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला भी है, आप इसको भी आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, एक एग्जांपल आपको एक ये समझा दिया, और ये वाला आप मुझे नेक्स्ट वीडियो तक बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, तो आपको ये इसका भी स्केलेटन पूरा पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसका समझाया कि आप फिर से देखते हैं अपन ने पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने डाइबोरेन पढ़ा, डाइबोरेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन और प्रॉपर्टीज़ की बात करी, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को देखा, उसके एविडेंस को देखा। फिर इसके बाद अपन ने बोरॉक्स पे बात करी। ठीक है, बोरॉक्स के बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ बोरॉन्स में देखा अपन ने, और स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन। ये 4 प्रकार के अपन ने कंपाउंड पढ़े। तो ये 4 प्रकार के जो कंपाउंड हैं, इन्हीं में से लगभग एग्ज़ाम्स में खास तौर से स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन बहुत पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ओके, थैंक यू सो मच।